तोकते तूफान का असर जारी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में बारिश। राजधानी में झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट। यूपी के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। असम में कोरोना से बिगड़े हालात। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से मांगी मदद। रिलीफ फंड में दान देने की अपील। कोरोना के चलते कई राज्यों में वैक्सीन की कमी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले 10 कंपनियों को दें वैक्सीन बनाने के लाइसेंस। कोरोना से रोजाना होने वाली मौतों ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड्स। महज 24 घंटे में 4,529 मरीजों की गई जान। हालांकि मामलों में आई गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। जी हां, कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश भर में कोरोना की जो जद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देश में 2,67,334 नए मामले सामने आए। वहीं 4,529 कोरोना मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई है। देश में अब तक 2,83,248 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर, कोरोना का तांडव जारी है। देश भर में 2,67,334 नए मामले सामने आए हैं और महज 24 घंटों में 4,529 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। वहीं देश में अब तक कुल 2,83,248 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कोई बड़ी खबर कोरोना अपडेट को लेकर। कोरोना का तांडव देश भर में जारी है। आम हो या खास, हर किसी को कोरोना अपनी जद में लेने पर आमादा दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 4,529 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो चुकी है। वहीं असम में नई सरकार की कमान संभालने के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब कोविड के खिलाफ जंग तेज कर दी है। मंगलवार को सीएम ने बताया कि कोविड की वजह से असम में हालात भयावह होते जा रहे हैं। ऐसे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। इसी के लिए अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने आम लोगों से मदद भी मांगी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से अपील की है कि सीएम राहत कोष या असम आरोग्य अकाउंट में मदद दें ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतर तरीके से काम किया जा सके। सीएम ने कहा कि इस महामारी ने असम के सामने बड़ी चुनौती रख दी है। ऐसे में मानवता को बचाने के लिए हमें बड़े कदम उठाने होंगे। हमारी सरकार लगातार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में हालांकि लगी हुई है। आईसीयू बेड्स, कोविड केयर सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आप रिलीफ फंड में जो मदद करेंगे उससे कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। सभी दानदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाएगी, ये बात भी सीएम ने कही है। साथ ही मदद को इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में हेमंत बिस्वा शर्मा जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी उन्होंने ऐसी ही अपील जनता से की थी। देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए इस वक्त ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण को सबसे बेहतर उपाय बताया जा रहा है। हालांकि देश के कई राज्य वैक्सीन की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते केंद्र को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश की अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है तो वैक्सीन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी की बजाय 10 और कंपनियों को भी दिया जाना चाहिए। पहले इन कंपनियों को भारत में ही सप्लाई करने दें और बाद में अगर ये ज्यादा होती है तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य में 2-3 लैब हैं, उन्हें वैक्सीन का निर्माण सेवा के रूप में नहीं बल्कि 10% रॉयल्टी के साथ करने दिया जाए।
ये 15-20 दिनों में किया जा सकता है। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनायसे दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। ताउते तूफान देश के जो तटीय इलाके हैं उनमें लगातार कहर बरपा रहा है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। कमजोर पड़ा है हालांकि अब चक्रवाती तूफान तोकते। मौसम विभाग ने ऐसे आसार जताए हैं कि पहले के मुकाबले ताउते तूफान का असर अब कम होता हुआ हो रहा है। हालांकि ताउते तूफान की वजह से दिल्ली, यूपी और राजस्थान में भी बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा यूपी के कई हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई राज्यों में बारिश के बाद हालात बेहतर हो गए हैं, मौसम खुशगवार हो गया है, लोगों को गर्मी से एक हद तक निजात मिली है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल कमजोर पड़ा है चक्रवाती तूफान ताउते। तटीय इलाकों में ताउते तूफान के बाद देश के बाकी हिस्सों में भी मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है। तापमान में तेजी के साथ गिरावट देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि ताउते तूफान का असर मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई दिया। अमूमन मई में लू से तपने वाली दिल्ली तुलनात्मक रूप से ठंडी रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, जो कि पिछले एक दशक में सबसे कम है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और कहीं से हल्की से मध्यम बूंदाबांदी ने मौसम सुहावना बनाए रखा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में दिल्ली में ताउते तूफान के असर से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही मध्यम स्तर तक की बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है राजीव तिवारी। राजीव, दिल्ली का आज का मौसम बताइए कि जिस तरह से ताउते तूफान के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में मौसम का मिजाज बदला है, दिल्ली में भी बारिश हुई है। फिलहाल दिल्ली का मौसम कैसा है? देखिए, बिल्कुल साहब, जिस तरीके से लगातार ताउते तूफान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, मगर जिस तरीके से आप दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं मौसम जो तूफान का असर है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और लगातार कल से ही मौसम जो है सुहाना बना हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं रुक रुक के बारिश होती नजर आ रही है। मगर जैसे आज की बात करें तो आज भी रुक रुक के सुबह से ही बारिश हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिस वजह से मई और जून के अंदर जो सबसे ज्यादा गर्मी बताई जाती है वो कहीं ना कहीं अब ठंडी मौसम की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिल रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तूफान आया हुआ है और उसकी जो हवाएं दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर आ रही हैं, तो लगता है कि मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। मगर जिस तरीके से लगातार लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो तूफान जो वो थमेगा, मगर अब वो तूफान थोड़ा सा नॉर्मल जरूर हुआ है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। जी राजीव, यकीनन मौसम की तब्दीली के बाद तापमान में गिरावट आई है, गर्मी से काफी हद तक दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो मौसम विभाग ने कुछ और भी अलर्ट जारी किए हैं क्या? बिल्कुल साहब, जिस तरीके के मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल अलर्ट जारी किया गया है
मगर ये बताया गया है कि दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं और ज्यादा चलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ताउती तूफान जो चल रहा है वो उसकी जो हवाएं हैं यानी कि और ज्यादा स्पीड से और ज्यादा तीव्रता से कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर भी आएंगी। और देखना होगा क्या अभी तक जो मौसम बना हुआ है वो इसी तरीके का बना रहेगा या फिर और ज्यादा ठंडी हवा बनेगी या फिर कहीं कहीं या और ज्यादा बारिश हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने एक चेतावनी जरूर जारी की हुई है, मगर देखना होगा कि दिल्ली के एनसीआर के अंदर तूफान का असर या ठंडी हवाओं का असर कितना पड़ेगा। जी राजीव, दिल्ली न केवल गर्मी के लिए बल्कि पॉल्यूशन के लिए भी देश में क्या दुनिया भर में एक तरह से बदनाम रहा है, तो क्या पॉल्यूशन में भी अब कमी होती हुई नजर आएगी जिस तरह से बारिश हुई है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन बिल्कुल बड़ा होता रहता है, मगर जिस तरीके से बात करें अब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की रफ्तार है या फिर कहें जो फैक्ट्रियों की जो चलने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उससे भी वैसे भी बहुत से पर्यावरण के अंदर नमी आई और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से अब बारिश हुई है तो उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर और ज्यादा घटेगा और कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा राहत मिलेगी। और जिस तरीके से पिछले साल हमने देखने को मिला था कि लॉकडाउन के समय कहीं ना कहीं लोगों को अपने घरों में ही ताजी हवा मिलने लगी थी, तो कहीं ना कहीं वही स्थिति अब दोबारा से मिलने लगी है और लगातार कहीं ना कहीं जो ताउती तूफान है उसका असर भी देखने को मिल रहा है और प्लस लॉकडाउन का असर भी देखने को मिल रहा है। जी दिल्ली से राजीव तिवारी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां एक तरफ देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, वहीं राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पर टूल किट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो अब कांग्रेस ने इस आरोप को झूठा करार दिया और एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसे हथकंडे आजमाती रही है। राजीव प्रताप रूडी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए जो खुलासा आ रहा है और फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जिस प्रकार से बीजेपी देश में और प्रधानमंत्री जी और देश के लोग प्रयास कर रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं और मिलजुल करके सभी सरकारों के साथ बाहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर वहां, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर कुछ काम नहीं कर पा रही है, कुछ उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत अफसोस होता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है अपनी उपस्थिति। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं जो राजस्थान से आ रही है। जी हां, राजस्थान में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बाकी राज्यों की तरह ही जारी है। बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का निधन कोरोना की वजह से हो चुका है। ये बड़ी खबर राजस्थान प्रदेश से आई है। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी, उसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट थे। उदयपुर के धरियावाद से बीजेपी विधायक की मौत की यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। गौतम लाल मीणा कोरोना की वजह से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। तो ये बड़ा नुकसान खासतौर पर बीजेपी पार्टी के लिए, राजस्थान बीजेपी प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसके लिए, क्योंकि जिस तरह से गौतम लाल मीणा कोरोना के खिलाफ अपनी जारी जंग को हार चुके हैं, उसके बाद से तमाम राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान के बड़े से बड़े नेता उनके निधन के ऊपर शोक व्यक्त कर रहे हैं। और अभी वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमिलनाडु में 20 मई से 18 से ज्यादा साल की उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने कहा कि इस एज ग्रुप को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी, जिनमें संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। इनमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर और फैक्ट्री मजदूर भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। एम सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीन की खरीद के लिए 46 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य में अब तक 9 लाख डोज पहुंच चुके हैं। 1 मई को देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद राज्य सरकार ने कहा था कि वैक्सीन की कमी की वजह से वो इसे शुरू नहीं कर सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 18 से 44 साल की एज ग्रुप में अब तक सिर्फ 38,710 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। अब तक एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,67,334 नए कोरोना केस आए और 4,529 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,89,851 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा 4,468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। 18 मई तक देश भर में 18,58,09,302 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 13,12,155 टीके लगवाए गए। वहीं अब तक 32 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 20,08,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनका पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देश में सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी भी दर्ज की गई है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि अब ज्यादातर मौत उन लोगों की हो रही है जो वेंटिलेटर पर है या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर मनोज कुमार ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पिछले 24 घंटे में करीब करीब 2,52,000 केसेस और करीब करीब 4,300 से ज्यादा डेथ। ये एक चीज का तो संदेश मिल रहा है कि देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। अब एक्टिव केस करीब करीब 32 लाख के आसपास रह गए हैं, लेकिन साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो डराने वाला है। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है कि अब जो पेशेंट्स की डेथ हो रही है आईसीयू डेथ्स है, और ये बेसिकली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत समय से एडमिट हैं, जो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं या किसी तरह के असिस्टेंस पे हैं, उनकी डेथ हो रही है। बिहार के मुजफ्फरनगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार सब्जी मंडी के पास मंगलवार दोपहर 2 बाइक सवार अपराधियों ने कैश वैन से 88 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने वैन के गार्ड पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसमें गार्ड विजय कुमार घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में गार्ड ने भी अपराधियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। गोली लगने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं वैन में रखे करीब 88 लाख रुपए सुरक्षित बच गए। गोली की आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर सिटी एसपी राजेश कुमार, नगर डीएसपी राम नरेश पासवान, नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश समेत अन्य पदाधिकारियों ने पहुंचकर जांच की। पुलिस अधिकारियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला और मामले की तहकीकात में जुट गए। अभी तो यही करीब 3-3:15 बजे की ये घटना है। सेंट्रल बैंक से करेंसी लेकर के लेके जाना था। इसी क्रम में 2 अपराधकर्मी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आए और गार्ड पे फायर किए, जिससे कि एक गोली गार्ड को लगी। उन लोगों के द्वारा 2-3 फायर किया गया। इधर से इन लोगों के द्वारा, गार्ड के द्वारा भी 2 गार्ड थे, फायर किया गया। संभवतः 12 बोर की गोली थी और ये लोग बता रहे हैं कि उस अपराधकर्मी में से दोनों में से एक को गोली भी लगा है। पुलिस सारे बिंदुओं पर। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नबीला सादिक का बुधवार को कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से कोरोना से जूझ रही थी। कुछ दिन पहले ही उनकी मां का भी कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था।
4 मई को उन्होंने ट्वीट कर अपने लिए आईसीयू बेड्स की डिमांड की थी। 2 मई को उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। 38 साल की नबीला पिछले कई दिनों से कोविड से ग्रसित थी और काफी हताश भी थी। 4 मई को उन्होंने ट्वीट कर अपने लिए आईसीयू बेड मांगे थे। 2 मई को उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में ऐसे माहौल में तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। हाल ही में अपने पति और क्रिकेटर विराट कोहली संग कोविड रिलीफ के लिए फंड इकट्ठा करने को लेकर अनुष्का लाइमलाइट में थी। इसके अलावा अब वो गर्भवती और हाल ही में मां बनी महिलाओं की मदद करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार दिखाई दे रही हैं। अनुष्का ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है ताकि महिलाओं को मेडिकल सहायता पहुंचाने में मदद की जा सके। अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हैप्पी टू हेल्प पहल के तहत गर्भवती और हाल ही में मां बनी महिलाओं को मेडिकल हेल्प देने के लिए हेल्पलाइन नंबर साझा किया है। मेडिकल सहायता देने के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी। बॉलीवुड की मशहूर और जानी मानी कोरियोग्राफर और डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 की जज गीता कपूर इन दिनों खूब चर्चाओं में है और गीता कपूर के चर्चा में रहने की वजह है उनकी शादी की अटकलें। दरअसल गीता कपूर ने बीते दिनों अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिनमें वो मांग में सिंदूर भरी हुई नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने उनकी शादी के कयास लगा लिए। वहीं अब गीता कपूर ने खुद लोगों के इन सवालों का जवाब दिया है। गीता कपूर ने बताया कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है। आप मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर मैंने शादी की होती तो मैं कभी नहीं छुपाती। साथ ही इस वक्त मैं कैसे शादी कर सकती हूं? मैंने कुछ महीने पहले ही अपनों को खो दिया है। इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रेखा जी से बहुत प्रेम करती हूं और मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूं ये आप लोग जानते ही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी तरह तैयार हो जाऊं। वो भी सिंदूर लगाती हैं तो इसलिए मैंने भी सिंदूर लगाया। म्यूनिख स्थित एक्सपेट नेटवर्क इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक 2021 में एक्सपेट्स यानी विदेशी नागरिकों के लिए ताइवान सबसे अच्छा देश माना गया है। इसके बाद मैक्सिको, कोस्टा रिका, मलेशिया, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, कनाडा और वियतनाम है। वहीं एक्सपेट्स के रहने के लिए 59 देशों में कुवैत सबसे खराब देश रहा, जबकि भारत इस सूची में 51वें स्थान पर है। भले ही उत्तराखंड में 25 मई तक कोविड-19 कर्फ्यू बढ़ा दिया गया हो, लेकिन विकास नगर की कृषि मंडी और सब्जी मंडी में सरकार के दिए निर्देश का पालन नहीं हो रहा। मंडी में हर रोज सुबह हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होकर सब्जी मंडी में खरीदारी करती है। वहीं आम जनता भी सस्ते के चक्कर में मंडी परिसर में सब्जी खरीदने पहुंच रही है, जिससे कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। जमकर कोरोना गाइडलाइंस का मखौल उड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन और मंडी समिति मूक दर्शक बने बैठे हैं। नाम अनिल कुमार अग्रवाल। अनिल कुमार जी, ये बताइए आपका क्या व्यापार है यहाँ पे? सब्जी का। सब्जी का। ये बताइए मंडी में जो है कोविड का गाइडलाइन का पालन हो रहा है? पूरा पालन नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ बहुत है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा। ये जो गाड़ियाँ लगी हुई है इनकी क्या व्यवस्था है? ये मंडी समिति का काम है, हटाती नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये मंडी वालों का काम है। अच्छा, मंडी समिति नहीं हटाती? नहीं हटा रही है वो। बहुत सारे लोग जो है मास्क नहीं लगाया हुआ है, मास्क लगाया हो तो आधा लगा हुआ है, क्या कहेंगे? हम तो लोगों को कहते हैं लगाओ, नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम पकड़ तो सकते नहीं किसी को। इससे कोरोना जो हट जाएगा? नहीं, कोरोना कहाँ हटेगा, कोरोना तो और बढ़ेगा। अच्छा जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया सब लोग मास्क लगाओ, अपनी सेफ्टी करो, दूर दूर रहो। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को भैया पुलिस भेजे यहाँ पे, इंतजाम कराए थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम लियाकत काला। क्या व्यापार करते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट। अच्छा, आप मास्क लगाए क्यों नहीं बैठते हो? मास्क लगाए बैठा तो हूँ। हम कैमरे में आपका खेद है, मास्क आपने लगाया लेकिन। यूपी के अयोध्या में आंशिक लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नगर कोतवाली पुलिस सड़कों पर उतरी। शहर के कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को लॉकडाउन पालन करने की सख्त हिदायत भी दी गई। वहीं एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक किया कि कोरोना महामारी का वक्त है। उन्होंने कहा कि बेवजह लोग अपने घरों से ना निकलें, आंशिक लॉकडाउन का पालन किया जाए। जब कोई बहुत जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकला जाए।
इस दौरान नगर पुलिस ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा और उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए लगाया गया है, सभी के हित में है और इससे सभी लोग सुरक्षित हैं, उनका परिवार भी सुरक्षित हो रहा है। इसका जो है लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं। कुछ लोग अनावश्यक जो भी जरूरी काम नहीं है तब भी जो है लेकर के बाइक निकल गए हैं, वाहन लेकर के निकल पड़े हैं। इनकी हम लोग जरूर चेक कर रहे हैं और अगर गलती पाई जा रही है पर जो है इसका चालान किया जा रहा है और पीए सिस्टम से अनाउंस भी। जालौन में पुलिस द्वारा पत्रकारों के खिलाफ लिखाए गए मुकदमे के विरोध में पत्रकारों ने बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को घेरना शुरू किया है। क्षेत्रों में भ्रमण पर जा रहे बीजेपी जिला अध्यक्ष रामेंद्र सिंह बना और उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा की गाड़ियों का उरई के पत्रकारों ने घेराव किया। साथ ही पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मामले को अवगत कराया गया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभी पत्रकारों ने एक ज्ञापन दिया है और वैसे भी मैं 2-3-4 दिन से अखबार में समाचार पढ़ रहा था कि कुछ अज्ञात पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखे जा रहे हैं, जिसकी ना कोई जांच हो रही है, ना उनको नोटिस दिया जा रहा है और अनावश्यक पत्रकार कोई चीज़ उजागर करते हैं तो उनको। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।